Let's go to start the next second lecture of chapter haloalkane and haloarine. Okay. Now in this lecture we conclude the isomerism in haloalkanes. ठीक है. अब बेटा haloalkane में कौन कौन से आइसोमेरिज्म या haloalkane कौन कौन से आइसोमेरिज्म को शो करेगा. तो देखो, एक बात होती है याद करना, एक बात होती है याद नहीं करना, चीज़ों को समझना. तो पहले ये सोचो कि कितने टाइप का आइसोमेरिज्म होते थे. कितने टाइप के होते थे? 2 टाइप्स के. कौन कौन से? स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो. याद आया? स्ट्रक्चरल और स्टीरियो. अब स्ट्रक्चरल के कितने पार्ट होते थे? 6 पार्ट होते थे. चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेथड, टोटो, रिंग चेन. याद आया? और स्टीरियो के 2 पार्ट होते थे. कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल नहीं, कन्फर्मेशनल कन्फिगुरेशनल. कन्फर्मेशनल कन्फिगुरेशनल. अब कन्फिगुरेशनल के 2 पार्ट होते थे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल. ये पूरा क्लासिफिकेशन था. तो इस सारे में से पूछ रहा है कि haloalkane कौन कौन से शो करेंगे. तो पहले स्ट्रक्चरल में आते हैं. तो बेटा स्ट्रक्चरल के 2 शो करेगा. एक चेन आइसोमेरिज्म शो करेगा. कैसे करेगा इसको भी देखते हैं. दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा. पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा. ठीक है. अब ये तो हो गया. अब बाकी कोई शो नहीं करता, कुछ नहीं करता. स्ट्रक्चरल के 6 में से सिर्फ 2. अब बात आ रही है स्टीरियो. स्टीरियो में कन्फर्मेशनल नहीं, कन्फिगरेशनल पे आते हैं. अब कन्फिगरेशनल में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होता है. तो कौन सा शो करेगा? कोई n, कोई एक, 1 या बोथ, दोनों. तो दोनों शो करता है. जियोमेट्रिकल और सेकंड हो गया ऑप्टिकल. ठीक है. ये दोनों शो करेगा, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल. अब एक चीज़ देखो जरा, एक एक करके समझते हैं. पहले समझ रहे हैं चेन आइसोमेरिज्म. बेटा आइसोमेरिज्म की खास बात ये होती है कि जो नाम लेते हैं वही बदल जाता है. तो चेन आइसोमेरिज्म का नाम लिया तो चेन बदल दो, बाकी सब सेम रखना. सिर्फ चेन बदलना चाहिए. चेन बदलने का मतलब, चेन क्या बताता था? रूट वर्ड. वही बदलना चाहिए. देखो जरा, मान लो यहाँ Cl लगा. बेटा नाम क्या हो जाएगा? तो 1 2 3 4 क्या बोलोगे? दिस इज 1 क्लोरो ब्यूटेन. ठीक है. अब एक काम करो, इसको बदल दिया हमने. चेन बदलना है बस. अब क्या नाम हो गया? दिस इज 1 2 3. क्या नाम हो गया? 2 मेथाइल. नहीं, 2 मेथाइल नहीं होगा. दोनों अल्फ़ाबेटिकल लेंगे ना इसमें से. तो क्या बोलोगे? 1 क्लोरो 2 मेथाइल. 1 क्लोरो 2 मेथाइल. 3 कार्बन है. 3 कार्बन के लिए क्या बोलोगे? प्रोपेन. तो देखो जरा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है? 1 क्लोरो. तो बेटा ये नहीं बदला. यहाँ भी देखो लिखा है 1 क्लोरो. तो कहा था चेन आइसोमेरिज्म ना, इसका मतलब सिर्फ चेन बदलना है, पोजीशन तो नहीं बदलनी थी. तो नहीं बदली हमने. 1 क्लोरो यहाँ भी है, 1 क्लोरो यहाँ भी है. हाँ, चेन बदला. दिस इज बुट एंड दिस इज प्रोप. ये 4 कार्बन, ये 3 कार्बन. चेन बदल दिया. कोई दिक्कत? चेन बदल दिया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कोई डिफरेंस नहीं. ठीक. तो ये रहा चेन आइसोमेरिज्म. अब बात कर रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या हो जाएगा? पोजीशन चेंज हो जानी चाहिए. पोजीशन आइसोमेरिज्म में पोजीशन चेंज हो जानी चाहिए. तो चलो देख लेते हैं जरा. CH3 CH2 CH2 Cl. दिस इज 1 2 3. क्या हो गया बेटा? 1 क्लोरो. 1 क्लोरो क्या रहा? प्रोपेन. ठीक. सेकंड देखो जरा. यहाँ पे क्या हो गया? 1 2 3. दिस इज 2 क्लोरो प्रोपेन. तो यहाँ पे क्या बदला? पोजीशन. दिस इज 1 क्लोरो एंड दिस इज 2 क्लोरो. 1 और 2. लेकिन यहाँ भी प्रोप है और यहाँ भी प्रोप है. तो बेटा रूट वर्ड नहीं चेंज होगा, क्योंकि कह रहा है पोजीशन. तो सिर्फ पोजीशन बदलो ना. बदल दिया पोजीशन. ठीक है.
तो ये हमने चेन और पोजीशन दोनों क्लियर कर लिया। ठीक, अब बात आ रही है ज्योमेट्रिकल। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना है ज्योमेट्रिकल। तो बेटा जिसको याद हो उसके लिए याद हो, फिर भी एक उम्मीद जता रहे हैं जिसको याद हो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का मतलब यार ज्योमेट्री चेंज हो रही है। अब एक बात बताओ, याद आ रहा है कुछ क्या था? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस में पॉसिबल है? देखो जरा, मान लो कोई कंपाउंड है जैसे CH3Cl CH3Cl या CH3Cl CH3। ठीक है, अब ये दोनों कंपाउंड एक ही है, डिफरेंस पहले नाम तो याद होगा। अगर सेम साइड में तो इसे आप लोग कहते थे सिस, और ये अपोजिट साइड में चले गए तो इसे हम लोग कहते थे ट्रांस। याद आ रहा? सिस और ट्रांस, ये दोनों सेम कंपाउंड थे? नहीं, सेम होते तो पढ़ने की क्या जरूरत था। ये दोनों डिफर थे। क्यों डिफर थे भाई? ये घूम गया है, यही ना है इतना, ये ऊपर चला गया, ये नीचे ऐसे ऐसे रोटेट कर गया, तो कह सकता है करे ये कोई, ये तो एक ही चीज़ है, ये तो रोटेट कर गया। पर बोला नहीं, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल नहीं है। बेटा क्यों नहीं पॉसिबल है इसको समझो। इसलिए नहीं पॉसिबल है कि मान लो ये डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये थंब हमारा ऊपर की साइड है। अब जब ये रोटेट करेगा तो ये बॉन्ड फंस गया, ये बॉन्ड टूटना पड़ेगा, तोड़ेगा, तो डबल बॉन्ड है ना। इसीलिए कहा कि नहीं ये दोनों दो हैं, क्योंकि मालूम है ये रोटेट नहीं कर सकता। सपोज करो वेनेसर पढ़ा रहे हैं, अभी ऐसे किए हैं तो वेनेसर है, ऐसे है तो वेनेसर नहीं रहे। बोले अरे नहीं वही है, रोटेट कर गए। पर किसी ने बोला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वेनेसर का पैर तो जाम है, ये रोटेट कर ही नहीं सकते। तो बेटा जब रोटेट नहीं कर सकते तो अगर कोई आपको ऐसे दिख रहा और फिर कोई ऐसे दिख रहा तो ये मतलब दो हैं, यही चीज़ दो लगाई गई। यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म उसी में पॉसिबल है जिसमें रोटेशन हिंडर्ड हो, रोटेशन बाधित हो, रोटेशन हो ना सके। इसीलिए सिंगल बॉन्ड में नहीं होता ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो बेटा क्वेश्चन तो कहता है हेलो एल्केन्स, एल्केन में डबल बॉन्ड कहाँ होता है? ये तो एल्कीन था। तो यहां सोच सकते हो कि सर ज्योमेट्रिकल तो कैसे होगा एल्केन में? तो मुद्दा एल्केन था ही नहीं, मुद्दा ये था कि जिसमें रोटेशन हिंडर्ड हो, बस रोटेशन पॉसिबल ना हो। तो क्या कोई ऐसा एल्केन है क्या जिसमें रोटेशन पॉसिबल ना हो? सोचो जल्दी से सोचो, क्या ऐसा कोई कंपाउंड है क्या? हाँ, एक कंपाउंड है। कौन सा? बेटा साइक्लिक कंपाउंड। देखो यहां, मान लो ये ऐसे है CH3Cl 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 Cl CH3। बोले अबे रोटेट कर गया और ओ हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर इस ट्रायंगल को आप रोटेट कराओगे, ठीक है, तो ट्रायंगल टूट जाएगा, मुड़ जाएगा ना। मुड़ा कहाँ है? तो ये रहा सिस और ये रहा ट्रांस। यानी ज्योमेट्रिकल भी पॉसिबल है। बेटा डबल ट्रिपल से कोई मतलब नहीं है, रोटेशन हिंडर्ड होना चाहिए, इससे मतलब है। ठीक, अब बात कर रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्या मतलब हुआ? बेटा ऐसा कंपाउंड जिससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब पास की जाए तो वो कंपाउंड उस लाइट को रोटेट कराए, चाहे क्लॉकवाइज रोटेट कराए चाहे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराए, किसी एक डायरेक्शन में रोटेट करा दे, तो उसी को हम कहते हैं ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है। अब क्या करेंगे उसके लिए? उस कंपाउंड का सॉल्यूशन बनाएंगे। उस सॉल्यूशन से मान लो इस कंपाउंड का हमने सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, इस सॉल्यूशन से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया, वो लाइट इससे पास होके निकली, ठीक है, और अगर निकलने के बाद इसने कोई एंगल को चेंज कर दिया, मान लो पहले ये लाइट जो आ रही थी प्लेन पोलराइज्ड लाइट वो ऐसे थी, लेकिन इस सॉल्यूशन से पास करने के बाद जो ऐसे जाना चाहिए था वो ऐसे न जाके किसी एंगल थीटा पे चली गई, तो यानी रोटेट किया ना, तो इसे कहते हैं अच्छा ठीक है ये ऑप्टिकल एक्टिव है ये कंपाउंड, इसने लाइट के लिए रिस्पॉन्स दिखाया, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट कराया है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मोड़ दिया है, ठीक है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट जा रही थी उसको घुमा दिया, ठीक। अब मान लो हमने आपसे कोई कंपाउंड देके पूछा कि ये कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है, तो क्या कहोगे? सर जी पहले हमको लैब दीजिए, हम सॉल्यूशन तैयार करेंगे, अब प्लेन पोलराइज्ड लाइट लाइए, हम पास कराएंगे, स्क्रीन पे चेक करेंगे रोटेट किया कि नहीं किया। तो कॉपी में लिखने के लिए आएगा तो ये तो पॉसिबिलिटी है नहीं,
तो इसके लिए एक तरीका निकाला गया। क्या तरीका निकाला गया? कहा गया देखो, अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कायरल कार्बन हो, कौन सा कार्बन हो? कायरल कार्बन। बेटा कायरल वर्ड आया है खेर वर्ड से। खेर का मतलब होता है ये वाली हथेली, ये चीज़, इसे खेर कहते हैं ग्रीक भाषा, ठीक है, तो इसे खेर कहते हैं। तो ऐसा अगर किसी के पास हो, तो भाई हथेली किसी के पास हो का क्या मतलब? मतलब ऐसा कार्बन, कायरल कार्बन की बात कर रहा है, ऐसा कार्बन जिससे जितने लगे हों सभी डिफरेंट हों। ये अंगुलियां सेम है क्या? सब डिफरेंट लगी हैं ना, तो इसका मतलब क्या रहा? इसका क्या मतलब रहा? डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब इसकी मिरर इमेज बनाओ। अब सपोज करो यहाँ कोई मिरर है, उसके सामने ऐसे हाथ रखे, तो समझो ऐसे मिरर के अंदर हाथ आ गया, सेम डिस्टेंस पे हाथ आया, पास लाए मिरर के टच हुआ। अब ऐसे बनाओगे तो ये मिरर बन रहा, ऐसे टच हो जाएगा मिरर में, ऐसे हाथ ले जाओ, हुआ। अब इसकी फ़ोटो खींच लो, खींच लिए। अब इसकी फ़ोटो खींच के इसी के ऊपर फिट करो, यानी इसकी फ़ोटो ये आएगी ना। अब इसके ऊपर सुपर इम्पोज करो। क्या एक दूसरे को ढक लेगा? अरे अंगूठा बाहर है, नहीं ढका, तो नहीं ढक सकता। जब सुपर इम्पोज ना कर सके तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो हमने क्या ढूंढना था? कायरल सेंटर या कायरल कार्बन। तो अगर कहीं कायरल कार्बन हो तो वो कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ऐसा हमने एकेडमिक में पढ़ लिया, ठीक। तो यानी क्या कोई ऐसा हैलो एल्केन है क्या? अरे भाई बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। जैसे देखो, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ हैलोजन लगा दो, यहाँ CH3 डाल दो, यहाँ C2H5 डाल दो, ठीक है। अब यहाँ तो मिरर लगा दो, तो देखो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ Cl हो जाएगा, यहाँ कार्बन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये CH3 हो गया और इधर जाके C2H5 हो गया। तो बिल्कुल मिरर इमेज बनाना। ये रहा कायरल कार्बन, स्टार लगा दिया हमने। ये कंपाउंड एक्चुअली है क्या? ये कंपाउंड है CH3, CH2, CHCl, CH3, ये है। अब ये वाला कार्बन देखो जरा इसको, ये देखो, एक तरफ CH3 लगा, एक तरफ CH लगा, एक तरफ Cl लगा, एक तरफ C2H5 लगा है। तो ये कायरल हुआ ना, ये कार्बन कायरल हो गया, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, होगा। अब थोड़ा सा एक पॉइंट और समझ लीजिए, क्या सभी कायरल कार्बन किसी भी कंपाउंड में हो, कायरल अगर कार्बन है तो क्या वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा? नहीं साहब, ऐसा नहीं है। सिमेट्रिकल को छोड़ के, और सिमेट्रिकल को हम कहते हैं मीजो कंपाउंड्स। तो मीजो कंपाउंड जो होते हैं वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, भले उसमें कायरल सेंटर होता है, भले इसमें कायरल सेंटर होता है, लेकिन वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं मीजो कंपाउंड्स, ठीक है। रीजन जब दिया जाएगा तो क्या दिया जाता है? ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन, ठीक है, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनली कंपनसेट करते हैं, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। तो बेटा आइसोमेरिज्म क्लियर हो गया। तो यही 4 तरीके के आइसोमेरिज्म होते हैं हैलो एल्केन्स में, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट किया, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा तुम लोग को लग रहा था कि हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि सर थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहे हैं, क्या करें? एक सीक्रेट बात बताएं। सीक्रेट बात ये है कि बोर्ड में चाहे क्लासिफिकेशन हो चाहे आइसोमेरिज्म हो, इससे क्वेश्चन नहीं आता। इसीलिए हमने बस समझाने के लिए इतना कुछ पढ़ा दिया आपको, क्योंकि बुक में दिया था, कोर्स में है तो पढ़ाना ही पढ़ाना था, कोर्स में जो रहेगा वो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। पर ये भी तो हमको ध्यान देना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो नॉमेनक्लेचर, पूरी ऑर्गेनिक से एक क्वेश्चन आएगा नॉमेनक्लेचर का, आता रहा है अभी तक, तो इस साल पैटर्न तो चेंज हो रहा है थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन देते हैं। जनरल अभी तक यही पैटर्न रहा है, ठीक है, कि आइसोमेरिज्म ऑर्गेनिक से नहीं आता, इनऑर्गेनिक का आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन से आता है। बेटा आइसोमेरिज्म यहाँ किसी से नहीं आया, बात समझ में आ गया, ठीक है, किसी से नहीं आया, कभी क्वेश्चन नहीं आया इससे, बात समझ में आ गया, ठीक है, कभी कोई क्वेश्चन इससे नहीं आया। क्लियर? आया कहाँ से? बेटा ध्यान देना, सिर्फ नॉमेनक्लेचर एक क्वेश्चन आता है, पूरी ऑर्गेनिक से एक क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर, और इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन से एक क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर का, तो 2 नॉमेनक्लेचर हो गए। और आइसोमेरिज्म सिर्फ कोऑर्डिनेशन से आता है और कहीं से कोई नॉमेनक्लेचर नहीं आता। क्लियर? ठीक है, इसीलिए इतना हम थोड़ा सा तेज चले हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर की। अब बेटा देखो, ये नॉमेनक्लेचर क्लास 11th में था,
ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर क्लास 11th में था। ठीक है, इसलिए इसको बहुत डिटेल तो नहीं चलेंगे पर समझा देंगे इसको। देखो बेटा, नॉमेनक्लेचर का एक ही रूल है, उस रूल को हमेशा फॉलो करो, कभी कोई कंपाउंड गलत नहीं हो सकता। क्या रूल है? सबसे पहले लगाइए प्रोफिक्स, पहले लगाओ प्रोफिक्स, फिर लगाओ रूट वर्ड, और फिर लगाओ प्राइमरी सफिक्स, और फिर लगाओ सेकेंडरी सफिक्स। बस दिस इज द रूल। यही इतना जोड़ जाड़ के लिख दो, यही है केवल नॉमेनक्लेचर। जब भी कोई कंपाउंड दे, इसी पे उठा के उसको फिट करो। बेटा रूट वर्ड क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ कार्बन इन स्ट्रेट चेन। अब बेटा नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट चेन, जैसे एक कार्बन अगर है तो इसे कहते थे मेथ, अगर 2 कार्बन है तो एथ, बेटा 3 कार्बन है प्रोप, 4 कार्बन है ब्यूट, एंड सो ऑन। वेल नोन हो आप लोग इससे। अब स्ट्रेट चेन का मतलब समझते हो? स्ट्रेट चेन का मतलब समझते हो? अब किसी ने कहा कि यही रोड पकड़ के सीधे लखनऊ चले जाना, अब मान लो वो रोड टर्न होकर फिर ऐसे सीधी हुई है तो खेत में उतर जाओगे, पेड़ रोड पड़क चढ़ जाओगे, पेड़ पे से कहते हैं स्ट्रेट जाना। स्ट्रेट का मतलब होता है बेटा सड़क जिधर गई है ना उसी से होते चले जाओ, उसी को स्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन हमको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना होता है। क्लियर? अब प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? प्राइमरी सफिक्स सिर्फ 3 ही तरह का होता ही है, एन, एन और आइन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो बेटा एन लगाना, डबल बॉन्ड है एन लगाना, ट्रिपल बॉन्ड है आइन लगाना है, कुछ सोचना ही नहीं है। अब बेटा सेकेंडरी सफिक्स क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में भी वो चिंदीमारी वाले फंक्शनल ग्रुप नहीं कि हेलोजन ले लिया, नाइट्रो ग्रुप को उठा के ले लिया, बोले ये फंक्शनल ग्रुप है। कोई औकात नहीं है, इतने छोटे छोटे फंक्शनल ग्रुप हैं, इनको नहीं लेते यहाँ। फंक्शनल ग्रुप कैसे? हाई प्रायोरिटी ऑर्डर। तो हाई प्रायोरिटी ऑर्डर वाले लेने हैं तुमने, और बाकी जो बच गए टुटपुजिया भाई साहब लोग या कोई एल्काइल ग्रुप, ठीक है, तो वो कहलाते हैं प्रोफिक्स। तो इसे कहते हैं लोअर प्रायोरिटी ऑर्डर ग्रुप्स। ठीक है, या इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स को लेना हमको, सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे अब इसमें CH3 कोई एल्काइल ग्रुप आ गया, जैसे R ग्रुप हो गया, जैसे हेलोजन हो जाए, जैसे NO2 नाइट्रो ग्रुप हो जाए, ये कोई सा भी आ जाता है इसमें। ये चीज़ याद रखना, बस कभी गड़बड़ नहीं होगी। चलो सीखते हैं, छोटे छोटे कंपाउंड से सीखते हैं। सबसे पहले एक कंपाउंड देखो जरा, CH3, CH2, Cl। अब बताओ बेटा, क्या इसमें कोई हाई प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है? नहीं साहब, ये तो है ही नहीं है, ये तो चिंटू है। ये देखो चिंटू यहाँ बेटा है, X चिंटू है। चिंटू को क्या ले जाना है बेटा? प्रोफिक्स ले जाना है, इसको तो प्रोफिक्स ले जाना है, तो लिख लिया क्लोरो, क्लोरो। ठीक है, प्लस बोले तो सर जी प्लस। रूट वर्ड, रूट वर्ड में नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट में तो बेटा 2 ही तो हैं, 2 के लिए क्या बोला? एथ, तो बोला एथ हो गया। अब बोले देखो बॉन्ड कौन सा है, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है? भाई हमने तो सिंगल दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बेस तो सिंगल है, तो एन। अब बोले चिपका दो, तो चिपका दो तो क्या बन गया? क्लोरो इथेन बन गया ना। ठीक, दूसरा एक कंपाउंड लेते हैं, CH3, यहाँ भी लिया CH3, CH2, यहाँ Cl लिया। अब बेटा क्या करना हमको? तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट चेन में सेलेक्ट करना होता है लॉन्गेस्ट चेन। तो बेटा जब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो क्या देखते हैं? उसी में फंक्शनल ग्रुप आ जाए, उसी में डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो तो आ जाए। तो अब अगर देखो जरा यहाँ पे 1 2 3, अब ये 1 2 3 ये भी होगा, पर प्रॉब्लम है कि ये छूट जाएगा हमारा, तो छोड़ना नहीं है। तो हो गया 1 2 3 या 1 2 3 एक ही चीज़ है, तो 1 2 3 3 ले लिया। 3 क्यों लिया? कि मान लो हम यहाँ क्लोरो लिखते हैं, अब यहाँ पे चूंकि 2 ही कार्बन था, 2 कार्बन में आप क्लोरो लिखे हो तो चाहे इससे लगेगा चाहे इससे लगेगा, दोनों बात तो एक ही है, इसलिए यहाँ 1 2 नहीं करते। अब एक ही कार्बन उसमें 1 2 करें, 2 ही कार्बन में कौन सा 1 2? कोई भी सभी 1 है, दूसरा 2 है, या पहला 1 है 2 है, ठीक है, तो उसके लिए नहीं कर सकते, दोनों 1 ही है, किसी से भी लगा लो। यहाँ पे 3 कार्बन क्या 4 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, तो अलग है, यहाँ से लगा कुछ और होगा, यहाँ से लगता कुछ और होता।
बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इसीलिए नंबरिंग करना इंपॉर्टेंट था। अब ये दोनों क्या हैं? दोनों प्रीफिक्स है ना, तो अगर एक से ज़्यादा प्रीफिक्स रहे तो उसको क्या करते हैं? अल्फ़ाबेटिकल लिखते हैं। तो इसके लिए यूज़ करेंगे मैथ या मेथाइल, और इसके लिए यूज़ करेंगे क्लोरो। तो पहले सी आएगा कि पहले एम? तो बेटा आएगा पहले सी। दिस इज़ 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, ये हो गया। अब रूट वर्ड पे आ जाओ। रूट वर्ड कितने हैं? 3 ही तो हैं, 1 2 3, ठीक है। अच्छा हाँ, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट रह गया। अब यहाँ पे डैश लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे। अब दूसरे पोजीशन पे मेथाइल है, दिस इज 2 मेथाइल, 2 मेथाइल। तो अब तो हम ये प्रीफिक्स कंप्लीट कर लिए, ये पूरा प्रीफिक्स था नंबर के साथ, ठीक है। अब रूट वर्ड में क्या लगाएंगे? तीर कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बेटा? प्रोप। अब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड? तो सिंगल सिंगल है, एन हो गया नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करिएगा। नॉमेनक्लेचर में कोई बहुत दम है नहीं, आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन आता है तो बताइएगा, ठीक। तो ये नॉमेनक्लेचर हमारा कंप्लीट हो गया। चूंकि 11th में बहुत डिटेल हम लोग इसको पढ़े हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना हमको ठीक नहीं लग रहा, ठीक है। तो अब अगले में जो लेक्चर होगा उसमें हम शुरू करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।